तो हम बोल देते हैं कि ये एंटी CAA वायलेंस था, बट इट वाज नॉट अबाउट CAA. In Tahir Hussein's own words, it was violence to teach काफिर्स a lesson. ये ताहिर हुसैन ने खुद ने बोला है अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कि हम काफिरों को सबक सिखाना चाहते थे. आज उनका बहाना CAA था, महाशय राजपाल के समय उनका बहाना रंगीला रसूल था, नुपुर शर्मा के समय उनका बहाना था कि वो जाके उन्होंने कुछ टीवी पे बोल दिया था जो खुद जाकिर नायक बोलते हैं, जो खुद उनके मौलाना मौलवी बोलते हैं. इनको बहाने चाहिए टू टीच काफिर्स अ लेसन. What happened in Delhi in 2020 was essentially violence to teach Hindus a lesson. उन्होंने जो वेपन्स इकट्ठा किए थे, वेदर दे वर द कैटपल्ट्स जो टेरिस पे लगाए गए थे, द एसिड पाउचेस, द इलीगल वेपन्स जो कट्टे उन्होंने इकट्ठा किए थे, जो पेट्रोल बम्स उन्होंने इकट्ठा किए थे, वो ओवरनाइट इकट्ठा नहीं किए जाते. तो ना वो दिल्ली में ओवरनाइट इकट्ठा हुए थे, ना वो हल्द्वानी में इकट्ठा हुए थे ओवरनाइट. द लेसन टू बी टेकन इज दैट दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड. वो आप उनको बहाना दे या ना दे, वो बहाना ढूंढ लेंगे टू इंश्योर दैट देयर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेपन्स आर यूज टू टीच काफिर्स अ लेसन. जो दिल्ली में वायलेंस हुए उसके बाद उसके बारे में हमने बहुत बातें कर ली, कंस्पिरेसी के बारे में बहुत बातें कर ली. वेयर डू थिंग्स स्टैंड टुडे? We are 4 years into fighting for justice. Is justice coming? I have the fortune of being in the company of veteran lawyers and former judges and former special commissioner of the police. So I think it's befitting if today we talk about what the cases, how the cases are being tried in the court of law, and how there is a concerted effort कि जिन्होंने ये वायलेंस किया, पीपल लाइक शर्जील इमाम, उमर खालिद, द रेस्ट ऑफ देम, वो छूट जाएं और उनको कोई सज़ा ना हो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्विक्शन इन दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स. अ हिंदू बॉय कॉल्ड दिनेश यादव was convicted and sent to jail for 5 years by a Delhi court in Delhi anti-Hindu riots. It was the first conviction of Dinesh Yadav. कोर्ट ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149, अगर आप एक भीड़ के हिस्से हो और वो भीड़ वायलेंस करती है, द court does not have to be convinced that you were directly involved in the violence. If you were a part of the mob, if you were in the vicinity of the mob, अगर आप मॉब के आजू बाजू भी थे तो आप कन्विक्ट हो सकते हो फॉर द वायलेंस बिकॉज दे अज्यूम दैट यू हैड द सेम इंटेंशन एज द मॉब. ये बोलकर उसको 5 साल जेल में भेज दिया गया. कोर्ट ने क्या बोला कि भीड़ हिंदू थी, आप हिंदू हैं, आप भीड़ के आजू बाजू खड़े थे, आपसे कोई वेपन्स बरामद नहीं हुए, कोई आई विटनेस नहीं है. जो थे आई विटनेस, जो सपोज्ड मुस्लिम विक्टिम थे, वो विक्टिम खुद हॉस्टाइल विटनेसेस बन गए ड्यूरिंग द ट्रायल. आपने उनके घर को रेड किया, उनके घर में ना चुराए हुए गाय मिले जो वाज वन ऑफ द चार्जेस, ना आपको कोई वेपन्स मिले, ना ब्लड स्टेन्स मिले, ना फोरेंसिक एविडेंस मिले, ना CCTV एविडेंस मिला. देयर वाज नथिंग. ही वाज स्टिल सेंट टू जेल बिकॉज द जज सेड यू आर अ हिंदू एंड भीड़ हिंदू थी तो हम आपको 5 साल जेल में भेज रहे हैं. कट टू 9 people were given bail. They were accused of murdering Dilbar Negi. How was Dilbar Negi murdered? His hands were chopped off, his legs were chopped off, and the rest of his torso was burnt alive. That's how he was murdered. 9 मुसलमान को कोर्ट बेल देती है. और कोर्ट क्या बोलती है उनको बेल देने के समय? Section 149 requires that the prosecution proves that he was not only there in the vicinity of the mob, but he was actively involved in the violence. तो आप प्रूव करिए कि ये वायलेंस में इन्वॉल्व थे, सिर्फ मॉब का पार्ट नहीं थे. और अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो इट विल बी अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस इफ यू डोंट गिव देम बेल. सेम सेक्शन ऑफ द लॉ, सेक्शन 149, one court interprets it to send a Hindu boy to jail for 5 years, saying कि आप हिंदू हैं तो आप जेल जाइए 5 साल के लिए. And the court interprets the same section, section 149, to give bail to 9 people accused of chopping the hands and legs of Dilbar Negi and burning him alive. This is the state of our judiciary. Now, to understand further what the state of our judiciary is, I think everybody here knows who former Justice Lokur is. Show of hands. किसने नाम सुना है Justice Lokur का?
Great. Justice Lokur came out with a citizen's report. ना जस्टिस लोकूर है ना, तो हमें तो कंटेम्प्ट हो जाएगा. थैंकफुली ही इज़ रिटायर्ड, तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ. ही केम आउट विद अ सिटीजन्स रिपोर्ट, जहाँ पे उन्होंने जो पूरा दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स था उसको उन्होंने वाइट वॉश कर दिया. और सिंस वो एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, अ वेरी रिस्पेक्टेड वेनरेबल जज, वी हैव टू बिलीव व्हाट ही सेज. अब उन्होंने उस रिपोर्ट में क्या बोला कि अंकित शर्मा का जो मर्डर हुआ, सॉरी नॉट मर्डर, ही सेड the death of Ankit Sharma happened under circumstances which are still unclear. So Ankit Sharma was not murdered, he just died. Somehow वो मर गया, हमें पता नहीं है वो कैसे मरा, और उसके मरने के circumstances भी अभी तक क्लियर नहीं है. जबकि कोर्ट ने बोला है, खुद ने बोला है, that there is prima facie evidence that Tahir Hussain was involved in the murder of Ankit Sharma. लेकिन जस्टिस लोकूर क्या बोलते हैं? He just died under mysterious circumstances. We have no idea what the surrounding circumstances was. ये जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हमें बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, किसको जेल जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए. जस्टिस लोकूर इन 179 और 181 पेजेस जो उनके रिपोर्ट का लेंथ था, he uses the word Tahir Hussain 7 times. In those 7 times, he basically says that there is not sufficient evidence against Tahir Hussain, and he says that UAPA should not be applied to Tahir Hussain. Tahir Hussain का disclosure statement पढ़िए, उसमें उन्होंने खुद ने बोला है कि वो काफिरों को लेसन सिखाना चाहते हैं. एविडेंस पढ़िए जो दिल्ली पुलिस ने और स्पेशल सेल ने इकट्ठा किए हैं. ताहिर हुसैन ने चांदबाग पुलिया ब्लॉक कर दी थी ताकि पुलिस अंदर नहीं आ सके. अंदर अंदर वो हिंदुओं को मार रहा था. जब उनके लोग और वो हिंदुओं को मार रहे थे, वो बार बार अपने घर वापस जा रहे थे और पीसीआर को कॉल लगा रहे थे पुलिस को, क्योंकि उनको पता है जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सीडीआर रिपोर्ट्स निकलेगी. सीडीआर रिपोर्ट्स क्या होती है? फ़ोन के जो आपने जो भी फ़ोन कॉल किया है उसके डिटेल्स और वो कौन से टावर से कनेक्ट होते हैं. सो दे कैन जियो लोकेट योर पोजिशन. तो वो बार बार अपने घर जा रहा था पीसीआर को कॉल करने के लिए, क्योंकि ताकि जब पुलिस उसके पास आए, उनको इंटेरोगेट करे, उनको अरेस्ट करे, तो वो बोल रहा था कि यार मैं तो वायलेंस का विक्टिम हूँ, मैं तो खुद पुलिस को गुहार लगा रहा था कि आके हमें बचा लीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है. वायलेंस के एक दिन पहले उसने अपना वेपन पुलिस से रिलीज़ करवा लिया था ताकि ही कैन किल हिंदूज. वायलेंस के एक दिन पहले उसने अपने बीवी बच्चों को बाहर भेज दिया था, कहीं और भेज दिया था ताकि वो नहीं अटक जाए वायलेंस में. जस्टिस लोकूर who tells the country and tells Hindus कि हमें सेक्युलर होना चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक होना चाहिए, आप हिंदू कम्युनल हो रहे हैं, आप हिंदू बदतमीज़ हो रहे हैं, आप मुसलमानों को अपने भाई समझ नहीं पा रहे हो. बेसिकली द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, जस्टिस लोकूर रोट कि ताहिर हुसैन के खिलाफ एविडेंस नहीं है, ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए नहीं लगना चाहिए, कि अंकित शर्मा के डेथ के सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं है. डेथ, not murder. He was stabbed over 50 times, Ankit Sharma. His intestines lay out of his body. But, according to the great Justice Lokur, we don't know under what mysterious circumstances Ankit Sharma just dropped dead. Maybe it was a heat stroke, according to him. अगर हम जुडिशरी की और आगे बात करते हैं, उमर खालिद is one of the prime accused. He is one of the main conspirators of the violence. रिसेंटली कपिल सिब्बल जो उनके लॉयर हैं, उन्होंने अपना बेल एप्लीकेशन, मतलब उमर खालिद का बेल एप्लीकेशन, हम इतने भी अच्छे डेमोक्रेसी नहीं है कि कपिल सिब्बल को किसी दिन अपना बेल एप्लीकेशन विड्रॉ करना पड़े सैडली, लेकिन उमर खालिद का बेल एप्लीकेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिया. उसके साथ साथ एक पिटिशन था, एक एफिडेविट था चैलेंजिंग सर्टन सेक्शंस ऑफ यूएपीए. उन्होंने वो दोनों पिटिशंस, बेल एप्लीकेशन एंड द पिटिशन चैलेंजिंग यूएपीए, दोनों उन्होंने मिस्टीरियसली सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिए. सोशल मीडिया पे और इनके जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने क्या नैरेटिव चलाया कि हमें उमर खालिद को बेचारे को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस नहीं मिला. अगर जस्टिस लोकूर होते तो शायद मिल जाता, लेकिन अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला. डिले हो रहा था बेल हियरिंग में, 14 बार उनकी बेल हियरिंग पोस्टपोन हुई है, इसीलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया दैट दे विल ट्राई इन द लोअर कोर्ट. But let's look deeper. Why did Kapil Sibbal withdraw the bail petition from the Supreme Court? पहली बात, 7th Jan को एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट आया था which said that in UAPA cases
in UAPA cases, jail is the norm and bail is the exception. So generally in our legal system, bail is the norm and jail is the exception. But the Supreme Court asserted that in UAPA cases, jail will be the norm and bail will be the exception. उसके और भी बहुत सारे pointers थे जो Supreme Court ने बोला. For example, you don't have to evaluate the evidence completely at the stage of bail, so on and so forth. उस ऑर्डर के बाद कपिल सिब्बल को पता था कि उमर खालिद को बेल नहीं मिलेगा क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट इवन इफ इज जस्टिस लोकूर ही विल बी फोर्स्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस व्हिच हैव कम ओनली 7 days ago. So he withdrew his petition. Secondly, nobody bothered to tell people कि 14 बार जो उनका पोस्टपोन हुआ था बेल हियरिंग उसमें से 7 times कपिल सिब्बल ने खुद ने adjournment मांगा था. 7 times. Now one might wonder that if Kapil Sibal is so motivated to get Umar Khalid out, why did he ask for an adjournment 7 times? It's called forum shopping. And I'm sure that no lawyer and no judge, sitting or former, can deny that forum shopping and bench fixing is an issue in our judiciary. मैं जजेस का नाम नहीं लूँगी कि वो कौन से जज चाहते थे और कौन से जज नहीं चाहते थे. इवन तो मैंने रिपोर्ट में लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं. But they asked for an adjournment because they did not get a quote-unquote favorable judge. Because the judge who was presiding over these cases, they believed would not give bail to Umar Khalid. और ये हमें कैसे पता है? This is not a figment of our imagination. Prashant Bhushan himself wrote a letter to the CJI saying that these cases, because they had tagged it with Tripura cases of UAPA sections being challenged, कि ये केस तो आप सुन रहे थे सर CGI, तो ये केस इस जज के पास अब क्यों चला गया? ये तो आपको ही सुनना पड़ेगा. Now, as citizens, we should be concerned that somebody like Prashant Bhushan puts so much faith in the CJI saying कि आप ही सुनिए और ये जज नहीं सुनेगी. Further, there were other petitions, even by somebody like Abhishek Manu Singhvi, जिसने जाके बोला था कि ये जज क्यों सुन रही है ये. उन्होंने वो आप कोई लीडर है उनके बेल मैटर में बोला था that this judge should not be hearing the case. It should be transferred to another judge. To the CJI's credit, he said nothing doing. जिसके रोस्टर में केस आएगा वही सुनेगा. You have no right to come to me and say that you are the only one who should be listening to this case. So to the CJI's credit, he shot it down. लेकिन कपिल सिब्बल ने फोरम शॉपिंग की. कपिल सिब्बल ने बेंच फिक्सिंग का ट्राई किया. I was warned not to write about it, saying कि कपिल सिब्बल defamation कर देगा. I said हाँ, वो defamation सिर्फ इसलिए करेगा because I wrote that he failed to fix the bench. Because Kapil Sibal never fails to fix the bench. So शायद मैंने उस तरह से उन्हें डिफेम कर दिया कि इस बार वो फोरम शॉपिंग और बेंच फिक्सिंग में असफल रहे. That's how he can be defamed. But the judiciary is a problem today. The judiciary is seen in an adversarial role to the people. Delhi riots में जो violence हुए उसके बारे में बहुत बोला गया है, बहुत लिखा गया है. Delhi riots में उसके बाद जो problems आ रही है sadly उसके बारे में नहीं लिखा गया है. The Delhi police and the special cell has worked extremely hard on the charge sheets. At least the conspiracy charge sheet, and I'm sure anybody who's read the charge sheet would agree that it's watertight. If the evidence is looked at impartially, Umar Khalid, Sharjeel Imam and many others who are accused in the conspiracy are not getting out, or at least should not get out. But there are deeper problems that the society and those in a position to effect change don't think about. आप एक बार victims और witnesses का सोचिए. A victim lives in Chandbagh, for example, or a victim lives in Silampur or Jafrabad, for example. या victim की family रहती है अगर if the victim was killed during the violence. उनको उसी एरिया में रहना है जहाँ पर उनके नेबर्स वही मुसलमान हैं जिन्होंने उनका घर जलाया. उनको वहीं रहना है जहाँ पे उनके नेबर्स वही मुसलमान हैं जिन्होंने दिलबर नेगी का मर्डर किया. Do you expect these witnesses to come forward, stand in a court of law and identify the Muslims? Do you expect them to say कि हाँ इन्होंने ही मर्डर किया था? Because उनको घर वापस वहीं जाना है जहाँ पे those murderers are their neighbors. और हमारी जुडिशरी वही है जहाँ पे जस्टिस लोकूर managed to sit on the highest seat of the judiciary, saying that we don't know under what circumstances Ankit Sharma died. The Delhi police, on its part, while they have done a fantastic job at the investigation,
has largely failed to provide protection to many of these victim families and many of these witnesses, because of which slowly the witnesses will start dropping out of these cases and these cases are going to fall flat. We've seen that happening. We've seen witnesses becoming hostile. We've seen victim families saying कि यार हमारे घर वाले जिनको जाना था वो तो चले गए हैं, अब हमें तो यहीं रहना है, हम जाके कोर्ट में बोल देंगे कि हमारे बेटे का, हस्बैंड का, बेटी का, जिसका भी इन्होंने मर्डर किया है, तो हफ्ते भर बाद यही लोग आके जितना बचा कुचा घर है, जितना बचा कुचा काम है, हमारा वो भी जला देंगे. बेटा चला गया, बेटी को मुंह दिखाने की भी दिक्कत हो जाएगी. क्यों आएंगे वो? What is our system, what is our government, what is our police and what is our judiciary doing to give these people protection and assure them कि आप आके बताइए हमें आपके साथ क्या हुआ है, हम खड़े हैं, हम आपके साथ कुछ नहीं होने देंगे. How many people are saying that from the government or from the police or from the judiciary? The judiciary is in fact taking a completely opposite road. क्योंकि judiciary को ये narrative बनाना था कि दिल्ली राइट में पहला कॉन्विक्ट हिंदू हुआ है, इसीलिए उन्होंने दिनेश यादव को जेल भेजा. When the law did not bear him out, Section 149 is to be interpreted differently as proven by the courts themselves. Still Dinesh Yadav was sent to jail. Why? ताकि अल जजीरा, क्विंट, वायर, ऑल्ट न्यूज़ ऐसे चैनल्स ये बोल पाए कि आप तो बोलते हैं कि दिल्ली दंगे एंटी हिंदू थे, लेकिन यहाँ तो जो पहला इंसान जेल गया है दिल्ली दंगे में वो हिंदू है. So this is the state of our judiciary and this is the state of our system. We gather here every year. हर साल हम February 24th को आते हैं और बोलते हैं that we need to remember the victims, we need to remember what happened and we need to remember ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो. Unfortunately दोबारा हो रहा है और दोबारा होते रहेगा. दोबारा होते रहेगा 3 कारण है और मैं शॉर्ट में बोल दूंगी because my time is up. पहला कारण, the elite Hindu society looks down on ground organizations like VHP and बजरंग दल. हमको लगता है कि VHP और बजरंग दल सिर्फ लड़की लड़कियों को वैलेंटाइंस डे पे थप्पड़ मारने के लिए बने. बट हम ये भूल जाते हैं कि जो एलीट हिंदू है उसको खुद का बचाव करना नहीं आता, और मैं उसमें खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ. अगर मेरे घर के सामने 100 मुसलमान आ गए और बोले गुस्ताखे रसूल की सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, मुझे नहीं पता मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूँगी. पुलिस नहीं आती है. मैं बंगाल से भागी हुई हूँ पोस्ट पोल वायलेंस के टाइम पे. किसको फ़ोन करती मैं? पुलिस ने अपना फ़ोन रख दिया था साइड में, हम मदद नहीं कर सकते. पुलिस ने बोल दिया था कि आप अपना देखिए, मरिए, हम मदद नहीं कर सकते हैं. तो कौन आएगा आपको बचाने के लिए? मैं किसको फ़ोन करूँगी? मैं पुलिस को तो फ़ोन नहीं करूँगी. हो सकता है कर भी दूँ, लेकिन उनको जब तक वो आएंगे तब तक तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी किसी को पता भी नहीं चलेगा. मैं अपने बजरंग दल और VHP के भाइयों को फ़ोन करूँगी कि भाई मैं मुश्किल में हूँ, मुझे आके बचा लीजिए. और वो आ जाएंगे, क्योंकि वो आते हैं, हर बार आते हैं, हर बार लड़कियों को बचाते हैं, हर बार हिंदुओं को बचाते हैं. दिस इज़ एन अनडॉक्यूमेंटेड फैक्ट दैट दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स के टाइम पर RSS ग्राउंड कार्डर, VHP, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स वर ऑन द ग्राउंड हेल्पिंग हिंदूज हु वर इंजर्ड. दे वर हेल्पिंग हिंदूज. हल्द्वानी में क्या हुआ? बजरंग दल बोल रहा है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पे वायलेंस होगा, क्योंकि वहाँ मामला बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ हम हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो मुसलमान आके वापस से हॉस्पिटल में घुस के पुलिस वालों को ना मारे. दैट्स व्हाट बजरंग दल वाज डूइंग इन हल्द्वानी. सो एज elite Hindus, please start respecting the people who dedicate their lives to protecting elite Hindus who don't know how to defend themselves. That's 1. 2, question the judiciary. Contempt होगा, होके रह जाएगा. Question the judiciary. They sit in judgment of what the Indian population is. आप कम्युनल हैं, आप सेक्युलर नहीं हैं, आप प्रियम्बल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रहे हो. नहीं, आप हिंदू हो तो आपको समझना पड़ेगा. आप हिंदू हो तो आप मुसलमान एरिया से अपना रिलीजियस प्रोसेशन क्यों लेके जा रहे हो? लेके जा रहे हो तो पिटना ही था. अरे नुपुर शर्मा की वजह से कन्हैया लाल का मर्डर हो गया. ये अकॉर्डिंग टू आवर जुडिशरी, जस्टिस जोसेफ, नहीं, नॉट जस्टिस जोसेफ, वाज इट जस्टिस जोसेफ? पर्दीवाला, आई थिंक. एनीवे, सो वी कैन लुक अप हू द जजेस वर. तो नुपुर शर्मा के बोलने के वजह से कन्हैया लाल का सर कलम हो गया. उन 2 मुसलमानों के वजह से नहीं हुआ जो वीडियो में अपना तलवार दिखा रहे थे कि देखो हमने कन्हैया लाल का भी हेडिंग कर दिया. क्वेश्चन द जुडिशरी.
It is the tyranny of the unelected that today the Indian population and especially Hindus have to fight. Question the judiciary when they pass an incorrect order. Question the judiciary when they exceed their brief and make stupid statements blaming Hindu for their own persecution and their own genocide. Question the judiciary when our judges sit in the Supreme Court and smile when a lawyer mentions the genocide of Hindus. Question the judiciary, because if we don't, we are never getting justice. Question the judiciary, because if they're given a free run, they will deny Hindus justice every step of the way. Whether it's justice for Ankit Sharma, whether it's making sure that Umar Khalid is in jail and Sharjeel Imam is in jail and all the co-conspirators are in jail, whether it's giving justice to Nupur Sharma, whether it's smiling about the genocide of Brahmins, the judiciary is not going to give you justice till you cry. माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है. और अब हिंदुओं का ये वक्त आ गया है, समय आ गया है कि आप थोड़ा ज़ोर से रोए, क्योंकि माँ के कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है. चाहे वो माँ जुडिशरी हो, चाहे वो माँ गवर्नमेंट हो, चाहे वो माँ पुलिस हो. थैंक यू.